नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 3 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 से टॉपिक नंबर 2.5, जिसमें हम गोदान में स्वतंत्र भारत की कल्पना इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। गोदान की कथा वस्तु में प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन नहीं किया है, तब भी रचनाकार की जीवन दृष्टि पर आंदोलन का प्रभाव होने के कारण गोदान की कथा वस्तु की परिधि का निर्धारण राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जाहिर है कि गोदान की रचना राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम उद्देश्य स्वतंत्र भारत की स्थापना के अनुरूप हुई है। यहाँ पे हमें बताया कि जो गोदान उपन्यास के लेखक थे प्रेमचंद, उन्होंने इस उपन्यास की जो कहानी थी, इसके जो मुख्य घटनाक्रम थे, इसमें देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका प्रेमचंद ने इस उपन्यास में सीधा सीधा कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन फिर भी प्रेमचंद के सोचने समझने के तरीके पर इस समय के ये जो देशव्यापी आंदोलन चल रहे थे, इसका असर था। इसी कारण क्या हुआ, इस उपन्यास की कहानी का जो पूरा ताना बाना था और इसकी जो सीमाएं थी, वो इसी आज़ादी की भावना के इर्द गिर्द हमें घूमती हुई दिखाई देती है। इससे ये पता चलता है कि इस उपन्यास को लिखते समय प्रेमचंद के मन में देश की ये जो बड़ी लड़ाई चल रही थी, इसका आखिरी लक्ष्य पूरी तरीके से प्रेमचंद के मन में चल रहा था, जो कि हमारे देश भारत को आज़ाद और आत्मनिर्भर बनाना था। तो ये प्रेमचंद के मन में इस उपन्यास को लिखते समय हमें देखने को मिलता है। गोदान में प्रेमचंद ने किसी यूटोपिया की, किसी प्रकार के आदर्श समाज या राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत नहीं की है। यानी कि प्रेमचंद ने काल्पनिक दुनिया, या जिसको हम यूटोपिया कहते हैं, मतलब सपनों का संसार, तो प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में किसी भी तरह की काल्पनिक दुनिया को नहीं दिखाया है, जहाँ पर सब कुछ जादुई रूप से अच्छा हो, ऐसा प्रेमचंद ने नहीं दिखाया। और ना ही उन्होंने किसी ऐसे आदर्श राज्य की बात की जो कि असल की ज़िंदगी में बिल्कुल नामुमकिन हो। तो ऐसा कुछ प्रेमचंद ने इस उपन्यास में नहीं दिखाया। सेवा सदन और प्रेमाश्रम, इनकी आश्रमवादी आदर्श चेतना का गोदान में नितांत अभाव है। अब ये जो दो रचनाएं हैं, एक है सेवा सदन और एक है प्रेमाश्रम, ये प्रेमचंद द्वारा लिखे हुए ही उपन्यास है। तो अगर हम इन दोनों उपन्यास को देखें तो इस कहानी में सब कुछ आदर्शवादी, या कहें कि नियम के अनुसार ठीक होने वाली सोच को ये उपन्यास छोड़ देते हैं, और इन उपन्यास में ऐसी बनावटी अच्छाई का जो पूरी तरीके से अंत प्रेमचंद ने दिखाया है। सुनहरे भविष्य की आशामय दृष्टि रचना के यथार्थ को खंडित करती है। यह मानकर प्रेमचंद ने यथार्थवादी रचना पद्धति के अनुरूप गोदान का सृजन किया है। यही गोदान की शक्ति है। इसमें लेखक ने होरी धनिया के जीवन की करुण कहानी पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखी है। इसके साथ ही तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के बारे में भी लेखक आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे बताया गया कि जो प्रेमचंद थे, इनका मानना था कि केवल आने वाले कल के सुंदर सपने देखने से जीवन का जो आज का कड़वा सच है वो छिप नहीं जाता, और कहानी आज की जो कहानी है वो कमज़ोर नहीं हो जाती। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रेमचंद ने क्या किया, समाज की बिल्कुल सच्ची और जैसी तस्वीर होनी चाहिए उसी तस्वीर को इस उपन्यास में, यानी कि गोदान उपन्यास में दिखाने का काम किया। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि प्रेमचंद ने क्या किया, अपनी नज़रों को भटकाने की बजाय गाँव के जो सीधे साधे और गरीब किसान दंपत्ति थे, यानी कि होरी और धनिया, इनके दुखों और इनके जीवन के संघर्ष को बहुत भावुक तरीके से प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में दिखाने का काम किया है। इसके साथ ही ये जो समय चल रहा था, उस समय देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी प्रयास या जो भी आंदोलन किए जा रहे थे, प्रेमचंद उनके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलुओं को बहुत गहराई से परखते थे, और उनकी कमियों पर प्रेमचंद खुलकर बात करते हुए भी हमें नज़र आते हैं। आगे देखो, किसी भी आदर्श आकांक्षा के अभाव के बावजूद प्रेमचंद ने अपनी रचना का परिप्रेक्ष्य स्पष्ट किया है।
यानी कि भले ही प्रेमचंद ने इस उपन्यास की कहानी में सब कुछ बनावटी रूप से अच्छा होने की जो है कोई भी इच्छा नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ तरीके से ये समझा दिया कि प्रेमचंद अपनी इस रचना के जरिए दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये प्रेमचंद ने इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है। वह दृष्टिविहीन यथातथ्यवादी लेखक नहीं है, यानी कि प्रेमचंद जो है वो ऐसे लेखक बिल्कुल नहीं है जो बिना सोचे समझे समाज के कड़वे सच को केवल एक कैमरे की तरह वैसे का वैसा उतार दे, बल्कि सच दिखाने के साथ साथ प्रेमचंद क्या करते हैं, इनके पास अपनी जो एक गहरी समझ है और सही और गलत को परखने का जो नजरिया है उसे भी प्रेमचंद जो है अपनी रचनाओं में शामिल करते हैं। उनके कथा चयन में, चरित्रों के मूल्य निर्णय में, संवाद में, घटनाओं के विकास क्रम में लेखक की जीवन दृष्टि जो है वो सक्रिय रहती है। यानी कि जब प्रेमचंद अपने उपन्यास या अपने कहानी के विषयों को चुनते हैं, अपने पात्रों के अच्छे बुरे स्वभाव को जब प्रेमचंद रचते हैं और उनकी आपस की जो बातचीत होती है इसे तय करते हैं, या जब भी प्रेमचंद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो इन सभी चीज़ों में प्रेमचंद क्या करते हैं, अपनी सोच, आदर्श और इनके जीवन के जो अनुभव थे इन सबको बहुत साफ रूप में जो है दिखाने का काम करते हैं। इनके माध्यम से हम गोदान की कथा के न कहे गए अंश को जो है परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद का ये जो खास अंदाज था, इसी खास अंदाज की वजह से इनकी कहानी के जो पन्ने थे उन पर जो बातें साफ साफ अक्षरों में हमें दिखाई भी नहीं देती वो भी बहुत आसानी से जो है हमें समझ में आ जाती है। गोदान की कथा का यह अनकहा किस्सा गोदान के प्रस्तुत कथा देश को जो है निश्चित आकार देता है। यानी कि गोदान उपन्यास की जो छिपी हुई कहानियां थी या कुछ ऐसे किस्से जो अनकही बातों में ही जो है असल में हमने जाने हैं, तो इस उपन्यास के माहौल और इसके काल्पनिक समाज को जो है ये बहुत सुंदर, ठोस और सच्चा रूप जो है देती है। इस दृष्टि से यदि हम गोदान की कथा को जो है पुनः नियोजित करें, कथा के निष्कर्षों को संगत निष्कर्षों तक ले जाएं, तो हम उसमें स्वतंत्र भारत की एक धुंधली सी तस्वीर अवश्य बना सकते हैं। इस तस्वीर में प्रेमचंद की निश्चित भविष्यवाणियां, कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ चेतावनियां हैं, कुछ अंदेशा है, कुछ चिंताएं हैं जो अलग अलग प्रकरणों में जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे बताया गया कि प्रेमचंद की ये जो सोच थी, अगर हम इस सोच के साथ इनकी कहानी को एक नए सिरे से समझें और इसके अंत व इसके जो नतीजे हैं इनको हम गहराई से जोड़कर देखें, तो हमें इस गोदान उपन्यास के भीतर आने वाले समय के आज़ाद और नए भारत की जो है एक झलक भी हमें दिखाई देती है। आने वाले कल की इस झलक में प्रेमचंद ने आने वाले समय के बारे में जो है काफ़ी सारी बातें हमें बताई। साथ ही देश के भविष्य को लेकर प्रेमचंद के मन में जो भी डर, चिंता और जो परेशानी थी और सावधान करने वाली जो बातें थी, ये सब प्रेमचंद ने क्या किया, अपने इस उपन्यास की कहानी के अलग अलग मोड़ पर इसको बहुत खूबसूरती से प्रेमचंद ने पिरोया है। गोदान को पढ़ते हुए सर्वप्रथम निश्चित भविष्यवाणी जो है वो दिखाई देती है। वह यह है कि किसी भी हालत में स्वतंत्र भारत में जमींदारी व्यवस्था जो है नहीं रह सकती। अब क्या था, जब हम प्रेमचंद के इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें प्रेमचंद की एक निश्चित भविष्यवाणी का पता चलता है। वो ये था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तब किसी भी कीमत पर जो है हमें वहाँ पर जमींदारी व्यवस्था, यानी कि ज़मीन के मालिकों का ये जो राज चल रहा था, ये पूरी तरीके से खत्म होना जो है ये प्रेमचंद ने दिखाया है। यानी कि प्रेमचंद ने बताया कि स्वतंत्र भारत में जो है ये जमींदारी व्यवस्था जो है ये नहीं रह सकती, ये खत्म हो जाएगी या खत्म हो जानी चाहिए। जमींदारों का लोप अनिवार्य है। इसे प्रेमचंद ने अनेक घटनाओं, प्रकरणों, उदाहरणों एवं चर्चाओं में जो है अटल सत्य के रूप में उद्घाटित किया है। तो प्रेमचंद ने ये भी बताया इस उपन्यास के जरिए कि ये जो बड़े बड़े जमींदार थे इनका मिट जाना जो है ये बिल्कुल ही निश्चित है। प्रेमचंद ने अलग अलग बातें, उदाहरण और ऐसे कई पात्रों की बातचीत के जरिए इस बात को एक ऐसे सच की तरह दिखाया जिसे जो है बदला नहीं जा सकता। तो इस तरीके से प्रेमचंद ने हमें ये दिखाया। राय साहब
एकाधिक बार जो है इसका जिक्र करते हैं। राय साहब स्वीकार करते हैं बहुत जल्द जो है हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। अब इस उपन्यास के एक पात्र है राय साहब। अब राय साहब एक से ज़्यादा बार जो है इस बात को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। ये अपने मुंह से इस बात को मानते हैं कि बहुत ही कम समय में क्या होगा, हम जैसे जो बड़े रईस और जो जमींदार हैं इनका नामो निशान जो है इस समाज से मिट जाएगा। आगे देखो, राय साहब सजग पात्र हैं, परंतु वह असामियों को लूटने के लिए जो है मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती डालियां ना दे तो बागी जो हैं ये समझे जाएंगे। यहाँ पे बताया गया कि जो राय साहब हैं ये बहुत ही समझदार और जागरूक इंसानों में आते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये क्या करते हैं, अपनी गरीब जनता और किसानों से ज़बरदस्ती पैसे वसूलने के लिए राय साहब जो है ये बहुत लाचार हैं। वो अपनी मजबूरी बताते हैं कि ऐसा काम करने के पीछे उनका कारण क्या है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं इन सरकारी अफसरों को महंगे महंगे तोहफे और रिश्वत जो है ये नहीं दूंगा तो सरकार क्या करेगी, मुझे विद्रोही मानकर मुझे सज़ा देने लगेगी। तो ऐसा राय साहब ने जो है अपना एक कारण बताया। वेंकट खन्ना उन्हें आगाह करते हुए कहता है, यूँ समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर जो है खड़े हैं, एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। अब क्या हुआ, शहर के एक बहुत बड़े बाबू हैं जिनका नाम है वेंकट खन्ना। ये राय साहब को सावधान करते हुए समझाते हुए ये कह रहे हैं कि साहब आप जो है इस समय एक दहकते हुए अंगारे या फिर एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं और जनता के गुस्से से एक छोटी सी चोट भी क्या करेगी, आपको बहुत गहरे संकट में डाल देगी और आपका सब कुछ जो है जनता तबाह कर देगी। तो ऐसा इन्होंने समझाया। उनका विलास, उनका कर्जा, उनकी दलाली, उनके अत्याचार और उनकी अनुपयोगिता गोदान में जो है सप्रमाण सिद्ध हुई है। इसका विश्लेषण हम पिछले अध्यायों में जो है कर चुके हैं। तो यहाँ पे बताया कि ये जो बड़े बड़े लोग थे इनकी जो फिजूल खर्ची थी, इनका डूबा हुआ कर्ज, दूसरों से फ़ायदा उठाने की इनकी आदत, गरीबों पर किए गए इनके जो जुल्म थे और समाज के लिए इनका कोई भी काम ना करना, ये सभी चीज़ें प्रेमचंद ने क्या किया, अपने उपन्यास में पूरी सच्चाई और सबूतों के साथ दिखाई है। और इन्हीं सब कमियों को जो है हमने यूनिट नंबर 1 में बहुत डिटेल में जाना था। जब तक जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन नहीं कर दिया जाता तब तक किसानों का अस्तित्व जो है खतरे में है। तो यहाँ बताया गया कि जब तक हमारे समाज से ज़मीन के बड़े बड़े मालिकों का ये जो एक सिस्टम चल रहा था, जमींदारी प्रथा, जब तक ये पूरी तरीके से जड़ से खत्म नहीं होगी तब तक हमारे देश के जो सीधे साधे गरीब किसान हैं इनका जीवन और इनकी पहचान हमेशा ही जो है संकट में बनी रहेगी। यदि जमींदारी प्रथा रही तो भारतीय किसान जो है ये तबाह हो जाएंगे और वह सब के सब खेत मजदूर जो है बन जाएंगे। आगे प्रेमचंद ने बताया कि ये जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, जमींदारी व्यवस्था जो थी, अगर ये ऐसे ही चलती रहेगी तो हमारे देश के जो किसान हैं ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे और इनकी अपनी ज़मीनें इनसे छिन जाएगी। साथ ही साथ ये खुद अपने ही खेतों पर सिर्फ दूसरे के लिए मजदूरी करने के लिए जो है ये मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए यदि किसानों को बचाए रखना है तो जमींदारी व्यवस्था का जो है उन्मूलन करना होगा। यह किसानों के अस्तित्व रक्षा का प्राथमिक प्रश्न है। इस विषय पर कोई जो है ढुलमुल निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे बताया कि अगर हमें अन्नदाताओं को यानी कि इन किसानों को बचाना है तो ये जो जमींदारी सिस्टम चल रहा है इसको खत्म करना होगा। ये किसानी जीवन को बचाए रखने का जो है सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है। इस अहम बात पर हम कोई भी कमज़ोर या ढीला ढाला जो फैसला है वो हम नहीं ले सकते। आगे देखो, जमींदार प्रथा के समाप्त होते ही किसानों से वसूल किए जाने वाले गैर कानूनी कर जो हैं ये समाप्त हो जाएंगे, जिसमें डांड
मतलब जब ये जमींदारी प्रथा समाप्त होगी तो क्या होगा, किसानों से जो गैर कानूनी तरीके से पैसे ले लिए जाते थे टैक्स के रूप में, वो जो है ये खत्म हो जाएगा। अब वो कौन कौन से तरीकों से लिए जाते थे उसके बारे में बताया है, जैसे कि डांड, दस्तूरी, शगुन, बेकारी आदि जो है अनेक कर शामिल है। तो ये उन करों के नाम बताए गए, यानी कि बिना बात का जो ये लोग जुर्माना लगाते थे, जैसे कि अफसरों का बंधा बनाया कमीशन, ये खत्म हो जाएगा। त्योहारों पर जो जबरदस्ती तोहफे लिए जाते थे वो खत्म हो जाएंगे। बिना पैसे दिए दिन भर काम करवाने का जो सिस्टम भी चल रहा था बेगारी, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कुरीतियां जो है जमींदारी प्रथा के खत्म होने पर ये भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही भूमि की लगान को कम करना होगा। धनिया सोचती है कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान जो है ये बेबाक होना मुश्किल है। अब यहाँ पे बताया गया उपन्यास में जो धनिया है होरी की पत्नी, ये बहुत दुखी होकर सोचती है कि हम चाहे कितनी ही कंजूसी कर लें, अपने खाने पीने और कपड़ों में हम कितनी ही कटौती कर लें, या फिर हम एक एक पैसा बहुत बचा बचा कर रख लें, इन सब के बावजूद भी ये जो भारी टैक्स होता है इसको पूरी तरीके से चुकाना जो है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसी बात धनिया जो है वो सोचती है। किसानों की बदहाली का प्रमुख कारण लगान की यह अधिकता है, इसीलिए स्वतंत्र भारत में लगान जो है वो कम करना निहायत आवश्यक है। यहाँ पे बताया गया कि गांव के लोगों की ये जो दयनीय स्थिति चल रही थी, इसका सबसे बड़ा कारण था भारी भरकम टैक्स। इसी वजह से प्रेमचंद का मानना ये था कि जब हमारा भारत देश आज़ाद होगा तब इस लगान को, ये जो बिना बात का ये जो भारी भरकम टैक्स लग जाता था, इस लगान को कम करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा प्रेमचंद का मानना है। प्रेमचंद संकेत कर देते हैं कि जमींदारी व्यवस्था के समाप्त होते ही जमींदार जो हैं वो शक्तिहीन नहीं हो जाएंगे। उनकी शोषण करने की शक्ति भले ही समाप्त हो जाए, परंतु उनकी राजनीतिक ताकत जो है वो तब भी बची रहेगी। काउंसिलों का राजनीतिक अनुभव उन्हें आगे भी जो है लाभ की स्थिति में रखेगा। इस और हल्का सा संकेत करके प्रेमचंद आगे बढ़ जाते हैं। इस विवाद में वह शायद नहीं पड़ना चाहते थे। अब यहाँ बताया कि जो प्रेमचंद थे उन्होंने इस बात की तरफ हमें संकेत किया, और वो बात ये थी कि भले ही जमींदारी प्रथा जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ये हमें तब भी जो है कमज़ोर होते हुए दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है कि कानून बदल जाने से आगे गरीबों को सीधे तौर पर डरा धमका कर ये जो है फ़ायदा ना उठाएं, लेकिन समाज और सरकार में इनकी जो बड़ी पहुंच थी वो उस ताकत के बिहाफ पर जो है जमींदारी प्रथा खत्म होने के बाद भी चलती रहेगी। बड़े बड़े सरकारी विभागों और ये जो कमेटियां थी, इसमें उठने बैठने का इनका जो पुराना तजुर्बा है वो आगे आने वाले समय में भी इन बड़े लोगों को काम में आएगा। तो प्रेमचंद ने इस बात का थोड़ा सा इशारा तो दिया, लेकिन इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए प्रेमचंद जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए शायद प्रेमचंद जो है इस बहस में जो है पढ़ना ना चाहते हो, इसीलिए प्रेमचंद ने इस बात की ओर सिर्फ इशारा किया और वो आगे कहानी में बढ़ गए। प्रेमचंद आगाह करते हैं कि मात्र कानून बनाने से जो है किसानों का भला नहीं हो सकता। कानून की अपनी सीमाएं होती है, इसीलिए सरकार अगर आसामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त नहीं करेगी तो इस कानून से जो है कुछ ना होगा। अब जो प्रेमचंद थे, प्रेमचंद हमें पहले से ही जो है सचेत करते हुए एक बात समझाते हैं, और वो ये थी कि केवल कागज़ पर अगर नियम या कानून बना देंगे तो इससे हमारे गरीब किसानों की जो परेशानी थी वो दूर नहीं हो सकती, क्योंकि सरकारी नियमों की भी जो है अपनी एक हद होती है और ये भी कई प्रकार की कमियों के साथ आते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि जब तक हमारी हुकूमत इन सीधे साधे खेतीहरों और ग्रामीणों को ज़रूरत पड़ने पर धन की मदद नहीं करेगी या फिर उन्हें ऋण देने के लिए कोई ठीक सा इंतज़ाम नहीं करेगी, तब तक ये सभी नियम जो बनाए जाएंगे इन किसानों के लिए, इससे इन्हें ना तो कोई फ़ायदा होगा और ना ही ये इन किसानों की स्थिति में जो है सुधार ला सकेंगे। इसीलिए महाजनी शोषण से मुक्ति के लिए स्वतंत्र भारत की सरकार को बैंकों से कम ब्याज पर जो है कर्ज देने की व्यवस्था करनी होगी। गोदान के किसानों की कमाई का बहुत बड़ा भाग जो है ये महाजनों का कर्ज चुकाने में ही खर्च हो जाता है। प्रेमचंद ने आगे बताया
कि गांव के लोगों को उनकी लालची, सूदखोर और साहूकारों के चुंगल से बचाने के लिए, जो उनका पूरा फायदा उठाते हैं, उनसे बचाने के लिए आज़ाद देश की नई सरकार को क्या करना होगा? इन्हें सरकारी तिजोरियों और बैंकों के दरवाजे खोलने होंगे। यानी कि इनको सरकारी तिजोरी और जो बैंक है उनमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होगा ताकि इन किसानों को जब भी धन की ज़रूरत पड़े तो ये इनके पास जा सके। अब आगे बताया गया कि ग्रामीण परिवेश को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि हमारे मेहनत करने वाले जो मजदूर हैं, ये दिन रात की गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या करते हैं? इन सूदखोरों को अपना पुराना उधार या फिर अपनी भारी भरकम जो सूद थी उसको भरने के लिए ही जो है ये लोग खत्म कर देते हैं। तो ऐसा पता चलता है। इसके साथ ही प्रेमचंद जो है ये किसानों में जागृति फैलाने के काम को भी जो है महत्व देना चाहते हैं। यदि होरी गोबर की तरह सोचता और कार्य करता तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, ना उसे गैर कानूनी सूद देना पड़ता और ना बिरादरी को जो है डांड देनी पड़ती। इस ओर संकेत मात्र करके प्रेमचंद जो है वो अपनी कथा में रम गए लगते हैं। यहाँ क्या बताया गया कि पैसों की मदद के साथ साथ प्रेमचंद इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारे गांव के जो सीधे साधे लोग हैं, इन्हें जो है भीतर की दुनिया की समझ, शिक्षा और जागरूकता फैलाना जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे उदाहरण दिया यहाँ पे प्रेमचंद ने कि अगर कहानी का जो मुख्य पात्र होरी था वो नए ज़माने के समझदार बेटे यानी कि गोबर की तरह चालाकी और हिम्मत से काम लेता तो होरी को अपने जीवन में इतने सारे कष्ट और जो दुख उसने झेले वो नहीं झेलने पड़ते। ना तो उसे इन लालची लोगों को नाजायज़ ब्याज देना पड़ता और ना ही समाज के ठेकेदारों के डर से उसे झूठा जुर्माना चुकाना पड़ता। प्रेमचंद इसी बात को जो है हर तरफ छोटा सा इशारा करके या क्या करते हैं, हमें समझाते हैं और फिर वापस प्रेमचंद जो है अपनी कहानी में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा ये जो वीडियो था वो यहीं पर ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक गोदान और प्रेमचंद की जनतांत्रिक दृष्टि के बारे में। थैंक यू।